हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर क्लासेज 2025 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो कराने वाले हैं इस बुक का नाम है तुलनात्मक राजनीति यानी कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। पेपर कोड हो जाएगा आपका G270। ये हमारी दूसरी वीडियो। इससे पहले हमने 1 वीडियो करा दी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में उन क्वेश्चनों को कराएंगे। इस वीडियो में साथियों हम 3 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 3 में से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा परीक्षा में। तो चलिए देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए, प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्था विश्लेषण उपागम पर संक्षेप में प्रकाश डालिए अथवा ईस्टर्न के व्यवस्था विश्लेषण उपागम की चर्चा कीजिए। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यह उत्तर करना है जिसको हम कराने वाले हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है व्यवस्था विश्लेषण उपागम। क्या? व्यवस्था विश्लेषण उपागम, ये आपको हेडिंग डाल देनी है। हेडिंग डालने के बाद फिर आपको नई लाइन से ये लिखना है, आधुनिक युग में व्यवस्था शब्द का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा है। आधुनिक युग में व्यवस्था शब्द का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा है। व्यवस्था की अवधारणा को प्राकृतिक विज्ञानों से लिया गया है। तो इनको आप ब्लैक से भी कर सकते हैं, ब्लैक पेन से। यानी कि व्यवस्था की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? प्राकृतिक विज्ञानों से लिया गया है। तो व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है जटिल यानी कि समष्टि, अर्थात विभिन्न व्यष्टियों से युक्त परस्पर संबंधित समूह। वर्ड लेन्फी के अनुसार व्यवस्था एक अंतःक्रियाशील तत्वों का समूह है। आधुनिक राजनीतिक विद्वानों का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था को भी एक व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवहार को अच्छी प्रकार से तभी समझा जा सकता है जबकि समाज के प्राधिकारणपूर्ण निर्णय लेने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण चरों पर ध्यान दिया जाए। तो व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ है जटिल यानी कि समष्टि, अर्थात विभिन्न व्यष्टियों से मुक्त परस्पर संबंधित समूह। वर्ड लेन्फी के अनुसार व्यवस्था एक अंतःक्रियाशील तत्वों का समूह है। आधुनिक राजनीतिक विद्वानों का मत है कि राजनीतिक व्यवस्था को भी एक व्यवस्था के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवहार को अच्छी प्रकार से तभी समझा जा सकता है जबकि समाज के प्राधिकारणपूर्ण निर्णय लेने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावों के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण चरों पर भी ध्यान दिया जाए। यह उपागम वर्तमान समय में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया है, जैसा कि इस उपागम के नाम से ही सुझाया गया है कि यहाँ का केंद्र बिंदु वह व्यवस्थाएं हैं जिनकी परिभाषा ऐसे देशकाल के बंधे क्षेत्रों के रूप में की गई है कि जिनके अंगों में ऊर्जा का अंत परिवर्तन होता है, जो प्रकार्यात्मक संबंधों तथा अपने पर्यावरण से संबंध है। जैव विज्ञानों के विषयों से सामग्री लेते हुए पार्सन्स जैसे समाज वैज्ञानिकों ने सामाजिक व्यवस्था के रूप में चिंतन किया। इससे डेविड ईस्टर्न जैसे राजनीतिक विज्ञान यानी वैज्ञानिकों को प्रेरणा प्राप्त हुई जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के विचार का विकास किया। इसे सामान्यतः सामान्य व्यवस्था सिद्धांत कहा जाता है। इतना ही नहीं, व्यवस्था के अंगों जिन्हें उपव्यवस्था कहा जाता है को पृथक तथा भिन्न इकाई नहीं समझा जाना चाहिए वरन उन्हें उसी व्यवस्था का अभिन्न अंग समझा जाना चाहिए। राजनीतिक अध्ययनों में राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, यह समाज की अनेक उपव्यवस्थाओं आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक में से एक है। राजनीतिक व्यवस्था एक विशेष प्रकार की, आगे देखते हैं, उपव्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था तथा उसकी अन्य उपव्यवस्थाओं से संबंध रखते हुए यह भी बहुत हद तक स्वायत्त होती है। इसके पास अन्य व्यवस्था को आदेश देने तथा उन्हें पालन कराने की क्षमता होती है।
डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता है जो उस वातावरण या परिवेश से जिससे वह घिरी हुई है या घिरी हुई होती है और जिसके अंतर्गत वह प्रचलित होती है, स्पष्ट पृथक होती है। राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित अवश्य होती है, किंतु यह उसकी दासी नहीं होती। राजनीतिक पद्धति की भी अनेक उप पद्धतियाँ संभव हैं, जैसे कानून निर्माण, समितियों का गठन इत्यादि। इसी प्रकार समिति पद्धति की उप पद्धतियों के रूप में वित्तीय समिति, स्थायी समिति, पेरवर समिति इत्यादि को लिया जा सकता है। व्यवस्था विश्लेषण उपागम के समर्थकों का मत है कि यह उपागम कुछ ऐसे धारणाओं को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है जिसके आधार पर विभिन्न राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जा सके। व्यवस्था विश्लेषण का झुकाव क्रमबद्ध अनुभव मूलक विश्लेषण की ओर है। इस उपागम का प्रयोग तथ्यों तथा आंकड़ों को एकत्रित करने तथा उनमें एक रूपता स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। यह परिकल्पनाओं के निर्धारण के लिए कुछ काम चलाऊ प्रतिरूप प्रदान करता है। आगे देखते हैं, ये आपका मेन पॉइंट हो जाएगा, आप इसको 100% तैयार करके जाएं। ईस्टन द्वारा प्रतिपादित निवेश निर्गत सिद्धांत या व्यवस्था विश्लेषण उपागम। तो आपको या तो ये हेडिंग डाल देनी है या फिर ये हेडिंग डाल देनी है, जो क्वेश्चन पूछे उसके अनुसार आपको ये हेडिंग डाल दी है। डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित निवेश निर्गत विश्लेषण व्यवस्था विश्लेषण की एक प्रमुख देन है। यह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से संबंधित आधुनिक उपागमों में सर्वाधिक मौलिक एवं लोकप्रिय है। इस उपागम के अनुसार संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को उसके पर्यावरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह उपागम राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखता है जिसके द्वारा विभिन्न निवेशों को निर्गतों में परिवर्तित किया जाता है। मांगों तथा समर्थनों को निवेश कहा जाता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में असंख्य आवश्यकताएं तथा अपेक्षाएं विद्यमान होती हैं। डेविड ईस्टन के अनुसार सत्ताधारकों के उन कार्यों को निर्गत कहा जाता है जिनके शासक राजनीतिक समुदायों की मांगों अथवा स्वयं अपने द्वारा प्रस्तावित मांगों को परिवर्तन प्रक्रिया के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आगे देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर कर दें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। आप इसमें इस चार्ट को देख लें। राजनीतिक व्यवस्था का काल कोठरी प्रतिमान, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था का काल कोठरी प्रतिमान ये हो जाएगा। पहला ये है आपका कॉलम, पर्यावरण राजनीतिक समुदाय सबसे ऊपर आ जाएगा, शासन सरकार। फिर उसके बाद ये आ जाएगा दूसरा निवेश। निवेश में मांग है, समर्थन है, समर्थन के बाद फिर पुनर्निवेश हो जाएगा। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, मांग, समर्थन, निर्णय, ये इसमें तीनों काउंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद निर्णय लिया जाता है। तो इसको आप अपने तरीके से इसे याद कर लें, ठीक है, और एक दो बार इसे बनाकर देख लें अपनी नोटबुक में। उसके बाद आप एग्जाम में देने जाएं। उसके बाद इसे देखते हैं, ये इसका मेन पॉइंट है। डेविड ईस्टन ने किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली विभिन्न मांगों को अनेक वर्गों में रखा है। जैसे पहला है सेवा तथा सुविधाओं की मांग, काम के अधिकतम घंटे निश्चित करने के लिए कानून की मांग, शिक्षा तथा मनोरंजन से संबंधित सुविधाओं की मांग। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, कीमतों पर नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन की मांग। तीसरा मताधिकार, राजनीतिक सत्ता में सहभागिता, राजनीतिक दलों को बनाने के अधिकार की मांग। चौथा प्राधिकारपूर्ण निर्णयों एवं नीतियों से सूचित किए जाने की मांग इत्यादि। केवल मांगों का होना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें निरंतर समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यह समर्थन अनेक प्रकार से प्राप्त हो सकता है। पहला, समय पर करों की अदायगी के रूप में मिलने वाला भौतिक समर्थन। दूसरा, नियम तथा कानूनों के पालन के रूप में मिलने वाला समर्थन। तीसरा, मतदान तथा राजनीतिक वाद विवादों में सहभागिता के रूप में मिलने वाला समर्थन तथा प्रशासनिक आदेशों के पालन के रूप में मिलने वाला समर्थन। अगला पॉइंट है, हेडिंग चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, ये करना है। नए पैराग्राफ से निवेश तथा निर्गत के बीच एक पुनः निवेश पास यानी कि मार्ग होता है
जिसके अभिज्ञान में हम उन प्रक्रियाओं की व्याख्या कर सकते हैं जिनके माध्यम से कोई व्यवस्था तनावों तथा संकेतों से अपनी रक्षा कर सकती है। इसी के माध्यम से व्यवस्था उस समय यानी उस सब से लाभ उठा सकती है जो हो रहा है। इस प्रकार अपने भावी व्यवहार को समायोजित करने का प्रयास कर सकती है। पुनर्निवेश पास में प्राधिकारी निर्गतों का उत्पादन, इन निर्गतों के प्रति समाज के सदस्यों के अनुक्रिया, इस अनुक्रिया के विषय में सूचना का प्राधिकारियों को संप्रेषित करना और अंत में प्राधिकारियों द्वारा बाद में किए जाने वाले कार्य शामिल हैं जिनसे यह क्रियाएं बार बार की जाती हैं। अतः तनाव से निपटने के लिए व्यवस्था की क्षमता के निर्धारण करने हेतु पुनर्निवेश का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी आलोचना भी होती है। आलोचना में क्या है कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम के अनेक कारणों से तीव्र आलोचना की गई है जो निम्नलिखित है। इसको देखते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, व्यवस्था विश्लेषण के समर्थक किसी एक विशेष विचार से मनोग्रस्त प्रतीत होते हैं। वे सभी घटनाओं को एक व्यवस्था के रूप में देखने लगते हैं। दूसरा, व्यवस्था विश्लेषण संकल्पनाओं के निर्माण में बहुत अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। इस उपागम के आधार पर जिन संकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है उनकी प्रकृति अमूर्त होती है, अतः उनकी अनुभव सिद्ध जांच नहीं की जा सकती। तीसरा, इस उपागम में मनोवैज्ञानिक कारणों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस उपागम में क्रांतिकारी परिवर्तनों को स्पष्ट करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें यह मानकर चला जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था में आए सभी परिवर्तन विकासवादी प्रवृत्ति के होंगे। पांचवा, स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था को अत्यधिक स्वायत्तता प्रदान की है। राजनीतिक व्यवस्था को स्वायत्त मानना विभिन्न व्यवस्थाओं की अंतःक्रिया की अनदेखी करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6 आपकी बुक का है। आगे देखते हैं इसको। यदि आपको क्वेश्चन बढ़िया लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दें। क्वेश्चन है कि तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों की विशेषताओं का विवेचन कीजिए अथवा तुलनात्मक आधुनिक उपागम की विशेषताओं और आलोचना लिखिए। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो कि तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों की विशेषताओं का विवेचन कीजिए अथवा तुलनात्मक आधुनिक उपागम की विशेषताएं और आलोचना की लिखिए। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको यही क्वेश्चन लिख के आना है जिसे हम कराने वाले हैं। तो तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक उपागम, उत्तर हो जाएगा आधुनिक युग में राजनीति के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा शैक्षिक परिवर्तनों में मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। परिणाम स्वरूप तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण निरर्थक हो गया है। आधुनिक दृष्टिकोण के अभ्युदय में विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों के साथ साथ परंपरागत उपागमों की अपूर्णता भी मुख्य कारक रहा है। डेविड एवं लेविस ने आधुनिक दृष्टिकोण के विषय में कहा है, वर्तमान में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ता के समक्ष समस्या विचारों की दुर्लभता नहीं वरन उसके क्षेत्र में पद्धतियों की विभिन्नता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परंपरागत उपागमों के पास आधुनिक राजनीतिक विविधताओं से भरी व्यवस्थाओं की तुलना करने की विधि का अभाव था। अगला है कि अगला हेडिंग है, आपको इसी तरीके से लिखनी है कि आधुनिक उपागमों की विशेषताएं। तो आधुनिक उपागमों की विशेषताएं आप एक एक करके अपनी जब एग्जाम दो उसे तैयार कर जाएं। ठीक है। आधुनिक उपागमों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इनको देखते हैं। पहला है वैज्ञानिक विधि का अत्यधिक प्रयोग। तो आधुनिक उपागम में अध्ययन की वैज्ञानिक विधि को अपनाया गया है। इस विधि में कार्य, कारण तथा क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित व्याख्या की जाती है। वास्तव में आधुनिक युग वैज्ञानिक युग है तथा जीवन एवं ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिकता का समावेश है। इसलिए वर्तमान युग में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि प्रयुक्त की जाती है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका सेकंड, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन सामाजिक आधार पर करना। यानी कि राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन सामाजिक आधार पर करना।
तो आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए अपनाया गया उपागम राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन सामाजिक आधार पर करता है, क्योंकि व्यक्ति अपने सामाजिक प्राणी हैं। व्यक्ति पहले सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहते हुए ही राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, विश्लेषण पर अत्यधिक बल। तो यह दृष्टिकोण विस्तृत तथा विश्लेषणात्मक है। आधुनिक युग में राजनीतिक का अध्ययन विश्लेषणात्मक हो गया है। परिकल्पनाएं करने के पश्चात ही परीक्षण किए जाते हैं और आंकड़े एकत्रित करके सामान्यीकरण के लिए विश्लेषण तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसलिए विश्लेषणात्मक विधि तुलनात्मक राजनीति में अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही है। चौथा पॉइंट, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। आधुनिक उपागमों के अंतर्गत मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न परीक्षणों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के मूल में राज्य सत्ता शक्ति का एकाधिकार तथा शक्ति तंत्र, तीन शक्तियां कार्य करती हैं। इनके आधार पर ही अनेक राजनीतिक व्यवस्थाओं की व्याख्या की गई है और यही एक या दो शक्तियां मिलकर किसी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य या अनौचित्य सिद्ध कर सकती हैं। संसार के समस्त संविधानों तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं में उक्त तीनों प्रकार की शक्तियों में से अथवा तीनों के आधार पर एडमंड ने उनका आधुनिक वर्गीकरण किया है। विभिन्न देशों में निम्नलिखित राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो वो तीन कौन कौन से हैं, इनको देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति में सर्वप्रथम उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जाती है जो पश्चिमी देशों में पाई जाती है और कुछ राजनीतिक आदर्शों या मान्यताओं एवं संस्थाओं के विषय में समरूप है। दूसरा, यूरोप में कुछ राजनीतिक व्यवस्थाएं इंग्लैंड और अमेरिका में मिलती जुलती हैं। अनेक यूरोपीय देशों ने उनको अपनी देशगत व्यवस्था के रूप में अपना रखा है। तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के महत्व में तुलनात्मक राजनीति में वृद्धि हो रही है जहां की विकास क्रम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इस तरह की सामाजिकतापूर्ण व्यवस्थाओं में परस्पर विभिन्न मतों वाली व्यवस्था के साथ साथ खिंचाव तथा तनाव भी होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति में अधिनायक तंत्री एवं सैनिक तंत्री आदि राजनीतिक व्यवस्थाओं का अपना विशेष स्थान है। इन व्यवस्थाओं के अनुसार राजनीतिक सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होती है। सैन्य शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें एक ही व्यक्ति का शासन होता है तथा वह व्यक्ति सत्ता का प्रयोग करने वाली संस्था के सैन्य अधिकारियों में से होता है। अगला, आधुनिक उपागमों में समस्त राजनीतिक व्यवस्थाओं के विस्तृत विश्लेषणात्मक तथा व्याख्यापूर्ण अध्ययन द्वारा उनकी तर्क संगत तुलना करके सामान्य नियमों को निर्मित किया जाता है। आधुनिक उपागम संरचनात्मक तथा कार्यमूलक उपागम होते हैं। वर्तमान युग की धारणा के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं की संरचना व कार्यों में निकट का एक रचनात्मक संबंध होता है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन आधुनिक उपागमों के अनुसार इन दोनों के आधार पर होना चाहिए। उदाहरणार्थ, किसी संस्था के विषय में ज्ञान प्राप्त करने या तुलना करने के लिए उसके स्वरूप को जानने के साथ साथ संस्था की संरचना, संगठन तथा कार्य का वास्तविक संबंध भी जानना चाहिए। प्राचीन मत अब परिवर्तित हो चुका है कि राजनीतिक संस्थाओं की संरचना और कार्यों में ऐसा संबंध है जो एक दूसरे के लिए नियामक हैं। स्वायत्त एकता दोनों में व्याप्त है। इस मत को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्येक संस्था और व्यवस्था में दो प्रकार के कार्य होते हैं, आंतरिक एवं बाह्य। आगे देखते हैं तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों की आलोचना। तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की
वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अधिकांश विद्वान तुलनात्मक राजनीति की विभिन्न अवधारणाओं, मान्यताओं तथा अध्ययन पद्धतियों के विषय में मतैक्य नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के अध्येताओं के पास इतने अधिक कार्य हैं कि वे उन्हें संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं कर पाते। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से उनको देखते हैं। पहला दोष हो जाएगा इसका अत्यधिक दुख यानी कि अत्यधिक दुस्साध्य विषय क्षेत्र। तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। जे.के. रॉबर्ट्स के अनुसार तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या फिर कुछ भी नहीं। इसके विषय क्षेत्र का एक सीमा क्षेत्र अधिक विस्तार इसे राजनीतिक विज्ञान बना देता है और यदि इसके क्षेत्र को सीमित करने का प्रयास किया जाए तो कोई उपयोगी निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। दूसरा, विभिन्न अवधारणाओं पर मतैक्य का अभाव। तो तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक अध्ययन में प्रयुक्त नवीन अवधारणाओं के बारे में मतैक्य का अभाव दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणार्थ, राजनीतिक पद्धति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक सामाजिकरण इत्यादि शब्दों की कोई सुनिश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती। तीसरा पॉइंट, विकासशील राज्यों पर अत्यधिक बल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के नवोदित राज्यों की समस्याओं का गहन अध्ययन किया गया। इन राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए नई नई संकल्पनाओं तथा अध्ययन दृष्टिकोणों को अपनाया गया। ये प्रयास अधिक सार्थक सिद्ध नहीं हो सके क्योंकि व्यवस्थाएं अभी संक्रमणकालीन अव्यवस्था से गुजर रही हैं और नवीन यानी कि इनमें तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं व्यवहारवाद पर अत्यधिक बल। तो तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों में राजनीतिक व्यवहार पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसमें अनुभविक तथ्यों पर प्रमाणिक आंकड़ों को इतना महत्व दिया जाने लगा है कि अन्य तथ्यों की अवहेलना होने लगी है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को अधिक वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सकारात्मक एवं मानकीय दोनों दृष्टियों से मानव स्वभाव के अनुसार तथा सामाजिक अनुकूलन की अंतहीन प्रक्रिया के रूप में किया जाए। साथ ही इस अध्ययन को अधिक से अधिक सरल बनाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं पर किए गए नए अनुसंधानों एवं उनके परिणामों को एकत्रित किया जाए ताकि अधिक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त की जा सके। इस प्रकार किसी भी देश को आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को सैद्धांतिक विश्लेषण में भी तुलनात्मक शोध कार्यों का विशेष योगदान हो सकता है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण क्या, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण दीजिए। क्वेश्चन को एक बार देख लो कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण क्या है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो उत्तर इसका देखते हैं। ये इसका छोटा सा ही है, आप इसको देख लें। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम तो सोवियत संघ के महाशक्ति के रूप में उदय तथा चीन, वियतनाम, क्यूबा और पूर्वी यूरोपीय राज्यों में साम्यवाद के स्थापित होने के फलस्वरूप एक ऐसे उपागम की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जिससे मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के आधार पर राजनीतिक सामान्यीकरण तथा संभावनाओं की ओर ध्यान दिया जा सके। मार्क्सवादी लेनिनवादी समर्थकों का मत है कि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किए गए तुलनात्मक अध्ययन इतने अधिक विशिष्ट तथा व्यक्तिवादी हो गए हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का संदर्भ अपेक्षित होने लगा है। मार्क्सवादी लेनिनवादी अध्ययन कोई नवीन नहीं है, किंतु तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में
इसका प्रयोग अब होने लगा है। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की कुछ अपनी मान्यताएं, अवधारणाएं तथा प्रविधियां हैं। इस उपागम में राज्य तथा इसकी औपचारिक संस्थाओं को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इस उपागम के आधार पर किया गया अध्ययन वास्तविक राजनीतिक प्रक्रियाओं से अधिक संबद्ध होता है। इस उपागम के प्रयोगकर्ता राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए समग्रवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। इस उपागम का आश्चर्यजनक लक्षण यह है कि यहाँ राज्य को राजनीति विज्ञान बुनियादी विषय होने के तत्व को वर्ग युद्ध का अपरिहार्य परिणाम समझा जाता है। इस नाते मार्क्स की द्वंद्ववाद की प्रणाली अंतिम परिणति सामाजिक जीवन की राज्यविहीन अवस्था के औचित्य से है, जो सामाजिक विकास की अंतिम अवस्था के रूप में अस्तित्व में आएगी। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम में मार्क्स समर्थकों का मत है कि विकसित राज्यों की समस्याओं को इसी उपागम के आधार पर समझा जा सकता है। इनकी मान्यता है कि विकासवादी राज्यों की महत्वपूर्ण समस्याओं को मार्क्स तथा लेनिन द्वारा प्रतिपादित अवधारणाओं के आधार पर ही समझा जा सकता है। मार्क्सवादी लेनिन उपागम के समर्थक सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक पहलू को सर्वोच्च मानते हैं तथा राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति के अधीन मानते हैं। इनके अनुसार जिस वर्ग के पास आर्थिक शक्ति होती है वही अन्य वर्गों पर अत्यधिक आधिपत्य स्थापित कर लेता है। आगे देखते हैं। इसकी आलोचना करते हैं कि इस उपागम की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की गई है। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम में अत्यधिक विहंगम दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें छोटे छोटे किंतु महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के समर्थक एक ओर तो सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहते हैं, दूसरी ओर इसकी जांच के लिए आवश्यक सामग्री नहीं जुटा पाते हैं। अतः इससे सैद्धांतिक परिशुद्धता का अभाव देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। तीसरा, इस उपागम में समष्टि को इकाई मानकर ही अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवहार इतनी जटिल हो गया है कि इसे व्यष्टि स्तर पर भी पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। चौथा, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम विकसित तथा स्थिर राजनीतिक पद्धतियों के अध्ययन के लिए अधिक लाभप्रद नहीं है। तो साथियों, यहीं तक ये क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दें, ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहें। और इसकी भी हम हो सकता है महामैराथन आपको कल मॉर्निंग में दे दें। तो चलिए यहीं तक। जय हिंद साथियों।